नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पूरा देश इस समय चुनावी मोड में है। सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन में हैं और चुनाव जीतने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। इसके लिए वो जमकर प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी काफी मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। यूपी से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा और न जाने कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा है, प्रत्याशियों का जमकर विरोध हो रहा है और कस्में खाई जा रही हैं कि इन्हें वोट तो नहीं दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा वैसे तो कई राज्यों में बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यूपी में ही है, जहां बीजेपी को ठाकरों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं और कुछ प्रमुख जातियां खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं और अपने समुदाय से भाजपा का बहिष्कार करने का आह्वान भी कर रही हैं। इसके साथ ही साथ पुरुषोत्तम रुपाला का जो मामला चल रहा है गुजरात में, उसकी आग अब राजस्थान भी पहुंच चुकी है। गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी उनका विरोध हो रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर रुपाला का टिकट बीजेपी नहीं काटती है तो जो चुनाव है उसमें बीजेपी का बॉयकॉट किया जाएगा और लोगों को इस बात के लिए जो है प्रेरित किया जाएगा कि वो बीजेपी को वोट ना दे। इस तरह की कस्में जो है वो खाई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब में किस तरह से बीजेपी के प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा है ये तो जग जाहिर है। और भी कई राज्यों में बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जो जेल प्रशासन है, तिहाड़ जेल प्रशासन है, उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और जो केंद्र की मोदी सरकार है उस पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, कुछ खुलासे भी किए हैं। इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप जो स्थिति देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यूपी की ही बात करूंगी। यूपी में जिस तरह से प्रमुख जातियां हैं, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो त्यागी हो या फिर सैनी जातियां हो, ये इन सभी ने अपने कम प्रतिनिधित्व को लेकर बीजेपी पर काफी ज्यादा निशाना साधा है और वो साफ तौर पर महापंचायतें कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वोट ना दिया जाए। इन सभी स्थितियों से बीजेपी कैसे पार पा पाएगी? देखिए, आपने जिन समाजों का नाम लिया, एक उस समाज का नाम लीजिए जो आज भारतीय जनता की पार्टी के साथ पूरी तरह खड़ा हो। एक समाज का नाम बता दीजिए। देखिए, ब्राह्मण समाज पूरी तरह से पीड़ित है, आज इतना उत्तेजित है वो। अच्छा, राजभर साहब जो थे वो राजभर समाज को लेकर चलने की बात किया करते थे। आपने देखा जिस प्रकार से घोसी के अंदर पाठक साहब ने ओपी राजभर के बेटे को उठक बैठक कराई, उनका सिर झुकवा दिया, वो राजभर समाज भी नाराज हो गया। अच्छा, राजभर साहब ने सवर्ण समाज के खिलाफ बात की, सवर्ण समाज भी नाराज हो गया, राजपूत भी नाराज हो गए। अच्छा, जाट पहले ही नाराज थे, यादव पहले ही नाराज थे, सैनी समाज वैसे ही नाराज था, त्यागी समाज वैसे ही नाराज था, ब्राह्मण वैसे ही नाराज हो गए, दलित पहले से नाराज थे, आदिवासी पहले से नाराज थे। तो एक मुझे ये बता दीजिए कौन सा समाज है जो एक समाज है, वो है भक्त समाज। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एमए हैं, पॉलिटिक वो पीएचडी हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्यादा पढ़ते हैं और वास्तविक किताबें से उनका कोई लेना देना नहीं, उस समाज को छोड़कर निधि एक समाज आप बता दीजिए जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो। हरियाणा के अंदर इतनी बुरी हालत है, क्योंकि मैं हरियाणा में बैठा हुआ हूं। बीजेपी का एक भी नेता, चाहे जजपा का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, वो गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। और यही स्थिति बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा फंस गए हैं पूरी तरह से, जिस प्रकार से पप्पू यादव जीत रहे हैं, आराम से चुनाव जीत रहे हैं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को स्टार कैंपेनर्स में शामिल नहीं किया गया है। और सबसे दुखद स्थिति है निधि, गुजरात के अंदर इतना ज्यादा पार्टी आपस में भिड़ी हुई है, लड़ रही है कि गुजरात के अंदर इस बार इतनी बुरी स्थिति होने वाली है। रविंद्र सिंह भाटी ने वहां पे राजस्थान के अंदर बीजेपी की चूलें हिला दी हैं। वहां पे कैलाश चौधरी जो पिछली बार के एमपी थे, इस बार तीसरे नंबर पे आएंगे। यही हाल जो है मुजफ्फरनगर का है। इस वहां पे जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी बनाम बसपा हो गई है, बीजेपी नंबर 3 पे चली गई है। कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें बीजेपी नंबर 3 पे जाएगी।
जो बहुजन समाज पार्टी है, बहन जी ने जिस प्रकार कैंडिडेट खड़े किए हैं, चुन चुन के कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो जानबूझ के इसलिए खड़े किए हैं कि बीजेपी चुनाव हारे। क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को सताया जा रहा है, जिस प्रकार से एक ड्रेडेंट क्रिमिनल की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, उसकी पत्नी को सामने खड़े होकर उससे बात नहीं की जा रही है, तीखचे की तरह का केजरीवाल खड़े होते हैं और एक तरफ उनकी पत्नी खड़ी होती है। ये संजय सिंह ने बताया है। जब से बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को भी उनके परिवार वाले आके बैरक के अंदर मिलते हैं, यहां पे बीच में दीवार खड़ी करके उनसे बात कराई जा रही है। और आर्थिक अपराध है जो सिद्ध नहीं हुआ है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, तो जनता को इस बात से सबक ले लेना चाहिए। अगर इस प्रकार की झूठी गवाही से लोगों को जेल भेजा जा सकता है और इस प्रकार से उनकी मानसिक प्रताड़ना की जा सकती है, तो जनता भी ये ध्यान रखे, कल उनका भी नंबर है। मुसलमान छूट गए, सिख छूट गए, क्रिश्चियन छूट गए, दलित छूट गए, आदिवासी छूट गए, जाट छूट गए, यादव छूट गए, ब्राह्मण छूट गए, सैनी छूट गए, राजपूत छूट गए, तो कौन सा समाज इनके साथ रह गया है? ये केवल भक्त मंडली भी सिकुड़ती जा रही है। निधि, अगर आप कहीं भी जाके बात करें, भक्त मंडली जिस प्रकार उत्तेजित होकर पहले एग्रेसिव होती थी, अब डिफेंसिव हो गई है। उनको भी ये चिंता सताने लगी है 5 जून के बाद उन बेचारों का क्या होगा। उन्होंने तो उत्साह में जाके अपना जाके सारे सनातन धर्म का अपमान करके, और एक वो है जो राम बने थे मेरठ के अंदर, वो कह रहे हैं कि हमने तो इसलिए करा दिया वहां पे प्राण प्रतिष्ठा क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने वाली थी और उसके बाद चुनाव हो जाते और हम उसका फायदा ना उठा पाते, इसलिए हमने शंकराचार्यों के मतों के विरुद्ध, शास्त्रों के विरोधी प्राण प्रतिष्ठा करा दी। हर चीज का, सनातन धर्म का इन्होंने वो कर दिया, सारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, समाजों को ठेस पहुंचा दी। और हम लोग जो है पूरी तरह से राजपूत समाज, जाट समाज, यादव समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज एक दूसरे के साथ हाथ जोड़े खड़े हैं। जब तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा जाएगा और उस आदमी को जेल नहीं भेजी जाएगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जी बिल्कुल सर। और सबसे ज्यादा खराब हालत तो गुजरात में नजर आ रही है, जबकि गुजरात तो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और वहां पर पार्टी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। राजकोट में राजपूत समाज के लोग पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ हो रहे हैं और ये आग जो है वो अब राजस्थान तक पहुंच गई है। राजस्थान का राजपूत समाज भी उनके खिलाफ हो गया है और टिकट काटने की मांग कर रहा है। लेकिन बीजेपी के सामने समस्या ये है कि अगर वो पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट देती है तो उधर दूसरा समाज नाराज हो जाएगा, और अगर टिकट नहीं काटती है तो फिर राजपूत समाज ने जिस तरह से मोर्चा खोल के रखा है, इसका नुकसान काफी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जातीय पहचान पे अगर इस प्रकार के गुण दोष आधारित होंगे, भाई सवाल यह है सिद्धांतों पे चलिए ना। आप ये कहिए राजपूत हो, वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दलित समाज हो, कानून सबके लिए बराबर है। पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बात कही वो निंदनीय है और वहां की महिलाओं को, राजपूत क्षत्रिय महिलाओं को जिस प्रकार से घसीटा गया, जैसे जाट बेटियों को, बहनों को घसीटा गया था, और वहां पे राजपूत जो करणी सेना के आदमी नेता गए अहमदाबाद एयरपोर्ट में, उनकी पगड़ी को छाला गया। देखिए, ये किसी समाज के साथ हो, अगर ये दलित समाज के साथ होता है तब भी हम उनके साथ खड़े हैं, अगर ये मुसलमानों के साथ होता है तब भी हम उनके साथ खड़े हैं। इसमें धर्म और जाति कहां से आ गई? इसमें धर्म और अधर्म का प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं देखा था कि द्रौपदी किस जात की है और धर्म की है। भगवान श्री राम ने जो अहिल्या का वो उद्धार किया था और पत्थर से उनको स्त्री बनाया था, उन्होंने ये नहीं देखा था कि अहिल्या की जो उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे उसकी जात और धर्म नहीं देखा था। जो दुखी है, जो पीड़िता है, जिसपे अत्याचार हुआ है, उसका साथ देना जाति और धर्म। आज ब्राह्मण समाज से मैं बिलोंग करता हूं, अगर ब्राह्मण भी दुष्टता करेगा, अगर विकास दुबे ने गुंडई की थी, उसने 9 पुलिस वालों को मारा था, उसको गोली मारी गई, बहुत अच्छा काम हुआ, इसमें समाज कहां से आ गया? इसमें ब्राह्मण ठाकुर की बात कहां गई? आज राजपूत समाज पीड़ित है। आज से जब बेटियों के साथ हुआ था, जाट समाज पीड़ित था। जो भी समाज पीड़ित होगा हम उसके साथ खड़े हैं। हम जो दोषी है उसके साथ नहीं खड़े हैं, चाहे टेनी मिश्रा हो, चाहे मोनू मिश्रा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई हो। वो दुष्ट हैं, उन्होंने जीभ से कुचला, उनको दंड मिलना चाहिए। और जो कुचले गए, जिनके परिवारों को पीड़ित बताया गया, उनको परेशान किया गया, हम उसके साथ खड़े। इसमें धर्म जाति कहां से बीच में आ गई? अब पाटीदार हो या ठाकुर हो या कोई हो, दूसरे घर की स्त्री बहु बेटियों का अपमान करने का अधिकार निधि किसी को नहीं।
जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी किसान बीजेपी के लिए स्पीड ब्रेकर बनकर खड़े हुए हैं। यहाँ किसानों ने बीजेपी के उम्मीदवारों के विरोध का ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, तो हम अपने गाँवों में नहीं घुसने देंगे। इसके अलावा किसानों ने कई सवालों की लिस्ट भी तैयार करके रखी है और वोट माँगने आ रहे बीजेपी प्रत्याशियों से सवाल भी पूछे जा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन से उन्हें 2-4 होना पड़ रहा है। तो ये किसान भी सबक सिखाने को तैयार बैठे हैं चुनावों में। देखिए कौन समाज, कौन किसान हैं, बच्चे हैं, युवा हैं जो नौकरी से पीड़ित हैं, जो महंगाई से पीड़ित हैं। देखिए जो हम लोग पूर्वानुमान लगा रहे थे, जनता को इन्होंने डराया हुआ था। आज ये अरविंद केजरीवाल के माध्यम से, संजय सिंह के माध्यम से जनता को डरा रहे हैं कि जैसे उनको बिना किसी आरोप के, बिना किसी दोष के जेल में डाल दिया, तुमको भी जेल से डाल देंगे। जनता ये समझ गई है कि 2 महीने बाद इलेक्शन है, रिजल्ट आएंगे और 1.5 महीने के बाद जब ये रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ये निर्णय होगा कि जनता इसी प्रकार गुंडई से पीड़ित होगी, उसको डराया धमकाया जाएगा कि स्वतंत्र होके अपने नेता के खिलाफ भी बोल पाएगी। ये तो राइट ऑफ रिकॉल का जमाना था जयप्रकाश नारायण का। ये जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, कहां इतना उत्पीड़न हुआ था। या झूठे केस में किसी को भी उठा के बंद कर देंगे। आपने देखा होगा वो जो चंद्रशेखर साहब हैं, जो कि इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, शशि थरूर के खिलाफ, उन्होंने रोड शो किया नहीं थी। आप वो वीडियो निकाल के देखिएगा, उनके गाड़ी के ऊपर 6 लोग बैठे हुए हैं, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना सड़क के किनारे कोई है, जमानत जब्त हो जाएगी। नितिन गडकरी जैसे नेता का जो आपने कल हाल दिखाया कि गाड़ी उनके गड्ढे में फंसी हुई है और आगे पीछे कोई आदमी नहीं है, क्योंकि अब लोग पीड़ित हो गए हैं सारे। जो ये गुजरात वालों ने दादागिरी की है, इसका फल पंजाब के बीजेपी के नेता भी भुगत रहे हैं, महाराष्ट्र में भुगत रहे हैं और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भुगत रहे हैं। किया है सब कुछ गुजरात वालों ने और झेल रहा है पूरा हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी वाला। आप देखिए हर स्टेट में, एक स्टेट बता दीजिए जहां ये लोग सुखद स्थिति में। तमिलनाडु के अंदर जो राहुल गांधी की और स्टालिन की मीटिंग हुई है, भूतो न भविष्यति, लाखों लोग, एस्टिमेट है कम से कम 5 लाख आदमी वहां था। और प्रियंका गांधी रामनगर में मीटिंग कर रही हैं, लाखों आदमी उमड़ रहा है। हो ये रहा है कि जनता जो डराई गई थी, वो अब समझ रही है कि भैया या तो डर से निकलो वरना खत्म हो जाओ, और वोट देने जाएंगे। अब सरकारी अधिकारी भी इनके खिलाफ हो गए हैं। आपने देखा ही कि सरकारी अधिकारियों ने पत्र लिखा है कि इस प्रकार से अगर विपक्षी दलों को आप खत्म करेंगे तो कैसे काम करेंगे, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। तो ऑफिसर्स के बीच में भी एक बंटवारा हो गया है, अधिकारियों के बीच में भी एक बंटवारा हो गया है, पुलिस अधिकारी में भी ये लोग सोच रहे हैं कि अगर इस प्रकार का शासन होगा तो किसी की नौकरी कैसे सुरक्षित रहेगी। जिसको मनाएगा निकाल देंगे, जिसको मनाएगा रख लेंगे, आरएसएस वालों को रख लेंगे। अच्छा, आरएसएस वाले खुद आम आदमी पार्टी का समर्थन करने में उतर आए दिल्ली के अंदर, वो कह रहे हैं बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। तो आम आदमी पार्टी को तो 7 सीट कांग्रेस के साथ मिलने वाली हैं। हरियाणा में कम से कम 6 सीटें बीजेपी हार रही है। तो बीजेपी को आप लोग कह रहे हैं ना 180-200, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, ऐसी स्थिति रही और अगर बेईमानी को रोक पाए तो 100 सीटें क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी। जी, बिल्कुल। और हमारे कुछ दर्शक हैं, वो कह रहे हैं किसी भी समाज के बहू-बेटियों का मान-सम्मान पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, वरना वो समाज लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है। और आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, ये यूपी के कन्नौज का वीडियो है और यहाँ पर जब योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण बीजेपी का प्रचार करने पहुँचे, तो क्या हालत हो गई है। गाँव में कोई आता है तो हम इस तरीके से स्वागत करते हैं। क्या सिरियावा गांव में मैंने यही कमाया है? आप बताइए, जिस तरीके से आप मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, आपका हक है, आपका हक है चिल्लाने का, आपका हक है बोलने का, लेकिन वो आप तब बोल सकते हैं जब हम लोग बोलिए, उसके बाद आप खूब चिल्लाइए, आप मान लीजिए। आपकी बिटिया है, आपकी बिटिया, रुकिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। जब आप सुनेंगे नहीं तो फिर आपकी बात हम नहीं समझ पाएंगे। अभी आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे, आप उनको बोलने का समय दीजिए, आप उनको बोलने का समय दीजिए, उनको सुनिए, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनिए। आप समझ रहे, आप सारी बातें लेकर आइए। तो ये सर कन्नौज का मामला है। यहाँ पर जब प्रचार करने के लिए योगी सरकार के मंत्री पहुंचे तो गांव में चौपाल लगी कि मोदी जी जैसे ही मोदी की गारंटी गिनाने लगे मंत्री जी, वैसे ही गांव की महिलाएं भड़क गई और विरोध करने लगी। महिलाओं का कहना था कि गांव में एक सड़क तो बनाई नहीं, अब वोट मांगने चले आए हैं। अरे क्यों सुने जनता इनकी बात? जब जनता परेशान थी, इन्होंने सुना था इन नेताओं ने?
जब किसान कह रहे थे कि अपनी परेशानियां बताने आना चाह रहे हैं, 13 महीने उनको दिल्ली के किनारे किले ठोक के रोक दिया गया था। सुनी थी आपने जनता की बात? आप नेता बने हैं, आप मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, कहीं तोप हैं कहीं की? आप किसने बनाया है आपको? हम लोगों ने बनाया, जनता ने बनाया। ये जो महिला खड़ी है इन्होंने बताया है। जब तुमने उनकी बात 5 साल नहीं सुनी, 10 साल नहीं सुनी, तो अब वो तुम्हारी बात क्यों सुने? कौन होते हैं मंत्री, कौन होते हैं विधायक? कल जाके अपना ये पुलिस ऑफिसर थे जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये बड़े पदों से आए और बड़े पदों पे अपना सीधे चले गए। पारिवारिक भी इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि है। अरे जनता की सेवा नहीं करोगे, जनता के लिए काम नहीं करोगे, अगर बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम करोगे तो जनता जो है ना वो भगवान है, वो भगवान का रूप है। और ये सबक मिल जाना चाहिए सब राजनीतिक दलों के लिए। मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया का गठबंधन जीते और उसके बाद जनता के साथ बैठ के उनकी समस्याओं का समाधान करे। और जिस प्रकार से किसानों के साथ किया है मोदी जी ने पिछले 5 साल और 10 साल में, अगर उस तरह से किसी के साथ किया, बच्चों की हॉस्टल की और फीस बढ़ा दी आपने, ऐसे आपके पिताजी का ये हिंदुस्तान है कि आपने वो जो है वो ले आए, क्या कहते हैं, अग्निवीर ले आए। हमारे बच्चों को 21 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे आप, और अडानी के यहाँ 7-7 8-8 हजार की नौकरी करेंगे, 18 घंटे वो नौकरी करेंगे। ये क्या तानाशाह है? आपको ये तंत्र, यहाँ कोई रजवाड़ा चल रहा है जिसमें सिंगल पहन के आप बैठेंगे? ये देश का लोकतंत्र है और इस देश में संविधान चलता है, और बाबा साहब के संविधान को हाथ नहीं लगाने देंगे, चेतावनी देता हूं मैं। और ये पूरा देश का समाज चेतावनी देता है। संविधान को हाथ लगाया और बाबा साहब के संविधान को हटाने की कोशिश की और मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की, इतना भयंकर फल आप भुगतेंगे। इसलिए ये देश जो है, लोकतंत्र और संविधान इस देश की मूल आत्मा है। और 142 करोड़ लोगों को हिंदू मुसलमान में जैसे बांटा गया है पिछले 10 साल में, मैं तो निवेदन करूंगा अगली सरकार आए, व्हाट्सएप निकलवाएं और ये व्हाट्सएप के छात्र जो मुसलमानों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जहर घोलते हैं, इन सबको प्रोसिक्यूट करें और इनको जेल के अंदर भेजें। हमारे देश में जो भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए, जो भी जातीय भावना को ठेस पहुंचाए, उन सबको सत्ता में आते ही जेल भेजा जाए। क्योंकि हमारे देश की विविधता को तोड़ के रख दिया इन्होंने, देश को टुकड़े टुकड़े गैंग ने बर्बाद कर दिया। इनसे छुटकारा पाना देश के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सर, काफी आवश्यक है। और यहाँ पर तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि मतलब कौन मुर्गा खा रहा है, कौन मछली खा रहा है, ये सब आप छोड़ दीजिए। ये बताइए कि जो चीन हमारी धरती को खा गया, उसका नाम कब लेंगे? अरे ये बताइए, ये जो बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खा गए, अरे मछली खा गए, वो बंगाल वाले बिना मछली के बेचारे रहते नहीं है। अगर आप बंगाल जाइए, आप मिथिला जाइए, बिहार के अंदर मिथिला में बिना मछली के भोजन नहीं बनता। अब पूरे हिंदुस्तान को आप वेजिटेरियन नवरात्र मना दो क्या? भाई मैं नवरात्र रखता हूं, मैं मानता हूं, मैं मेरी पत्नी रखती हैं, हमारा ये मुद्दा अलग है। लेकिन मैं थोपूंगा थोड़ी, मैं जाके वहां कनाडा में वहां के प्रेसिडेंट को हड़काने लगूं और अमेरिका के प्रेसिडेंट को हड़काने लगूं कि नवरात्र है इसलिए आप खाना मत खाइए, आप नॉन वेजिटेरियन मत खाइए। अरे ये बताइए कि आप ये 9 दिन जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर नॉन वेजिटेरियन बिकना बंद हो गया है क्या? आप धमकाएंगे लोगों को? भैया ठीक है, उनकी भावना यार, खाने दो जो खा रहे हैं। कोई मछली खा रहा है, कोई केकड़ा खा रहा है, कोई चंदा खा रहा है, कोई घूस खा रहा है, जिसे जो खा रहा है जो गैर कानूनी है। अब नॉन वेजिटेरियन अगर गैर कानूनी है तो जिन्होंने मछली खाई, अच्छा मछली भी उन्होंने खाई बेचारों ने नवरात्र के पहले। अच्छा मंगलवार को जैसे हम व्रत रखते हैं, अरे कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई शनिवार का रखता है, कोई शुक्रवार का रखता है। हम हिंदुस्तानी तो 7 दिन व्रत रखते हैं, एकादशी का भी रखते हैं, पता नहीं पूर्णिमा का भी रखते हैं, सारे व्रती रखते रहते हैं हम लोग। खाते कम है और व्रत ज्यादा रखते हैं, लेकिन हम रखते हैं ना दूसरे को व्रत रखने के लिए उत्तेजित। अच्छा फिर बीफ एक्सपोर्टर से पैसा खा गए, या वो जो दवा, नकली दवा बनाने वाले, सब स्टैंडर्ड दवा बनाने वाले थे, उनसे आप घूस खा गए। तो घूस खाना जो है आपके लिए ठीक है, चंदा खाना आपके लिए ठीक है, पीएम केयर फंड में चीनी और पाकिस्तानी एजेंसी से पैसा लेना ठीक है, और बेचारा अगर नवरात्र के पहले मछली खा गया तो उसके लिए बवाल मचाए पड़े हैं। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अब आते हैं सर, संजय सिंह ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं तिहाड़ जेल प्रशासन पर कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है जेल में। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुनीता केजरीवाल को तिहाड़ जेल में केजरीवाल के साथ आमने सामने की मुलाकात तक नहीं करने दी जा रही है। जेल अधिकारियों ने उन्हें खिड़की के जरिए केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी। और वो ये कह रहे हैं कि जो जेल प्रशासन है वो भाजपा के दबाव में काम कर रहा है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मैं
जानता हूँ कि जेल प्रशासन में ऐसा नहीं होता और इतनी सख्ती नहीं है कि आमने सामने बात ना हो सकी, बड़ी आसानी से बात हो सकती है। तो जब अब 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा केजरीवाल की याचिका पर और जाहिर तौर पर हो सकता है कि उन्हें जमानत मिल जाए, तो उस दौरान आपको लगता है कि जो जेल प्रशासन जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह का रवैया अपना रहा है, तो उन्हें भी फटकार मिल सकती है? देखिए, असली मुद्दा यह है कि चलिए एक कंपैरिजन करते हैं। राम रहीम जो हैं, जिनका डेरा सच्चा सौदा के हैं, वो किस आरोप में अंदर हैं? वो जघन्य आरोप हैं जो सिद्ध हो गए हैं और कितनी बार पैरोल से निकले हैं। जघन्य धाराओं पे जिन पे मुकदमा चला है, वो 4 साल मेरे ख्याल से हुआ है, 3 साल पैरोल पे रहे हैं और जब भी इलेक्शन होता है उनको पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, इलेक्शन के पहले छोड़ दिया जाता है। जैसे अपने जो उनके वो है फॉलोअर्स हैं, उनको जाके वो कहें कि बीजेपी को जिता दो। एक राम रहीम है। अच्छा, ये है एक ऐसा आर्थिक अपराध है। देखिए, आर्थिक अपराध और क्रिमिनल एक्ट, मर्डर का केस है, टेररिज्म का एक्ट है, वो सारे एक्ट हैं, तो अलग है मुद्दा कि भाई आदमी जो है टेररिस्ट टाइप का है। अच्छा, आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है, आरोप का कोई मनी ट्रेल नहीं है, आरोप में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, आरोप में कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ है और उसके बाद आप ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे ड्रेडेड क्रिमिनल है वो। तो इसका मतलब आप दिल्ली की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ने जिसको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उस आदमी को हम इतना तड़पाएंगे और उसकी पत्नी को इतना तड़पाएंगे कि लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। अरे हिम्मत टूटती नहीं है भैया, हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, बड़ा चौड़ा कलेजा है हमारा। हम लोग जो है अब्दुल हमीद और चंद्रशेखर आजाद और ब्रिगेडियर उस्मान और राम प्रसाद बिस्मिल की औलाद हैं, सरदार भगत सिंह की औलाद हैं और हम लोग इतने आसानी से, हमारे कलेजे नहीं थकते। जितना सताना है सता लो। अंग्रेजों ने भी सताया था, बर्फ की सिल्लियों पे लिटाया था, लोगों ने वहां पे भूख हड़ताल कर दी थी, कोड़े से पीटे गए थे, कीलें ठोकी गई थी, नाखून उखाड़े गए थे, इसके बावजूद देश को उन्होंने आजाद करा लिया। तो देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और इससे ये अरविंद केजरीवाल को और ज्यादा बल दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को और ज्यादा बल दे रहे हैं और 7 सीटें दिल्ली की आम आदमी पार्टी कांग्रेस जीतेगी, 10 सीटें हरियाणा की जीतेगी। अभी तक कल परसों तक मैं आपसे कह रहा था 6-7 सीटें जीतेगी कांग्रेस, अब 10 सीटें जीतेगी। नवीन जिंदल चुनाव छोड़ चुके हैं, अशोक जो वो हैं वो भी अपना तंवर, वो भी चुनाव छोड़ चुके हैं, टिकैत साहब जो चौटाला साहब हैं वो भी छोड़ चुके हैं, अरविंद शर्मा भी एक प्रकार से चुनाव से बाहर हो गए हैं। 10 सीटें हारेंगे। इनका हालत इतना बुरा होने वाला है, ये भी इनके भक्तों को यही परेशानी है, जब सत्ता बदलेगी तो उन गरीब लोगों का क्या होगा जो इन फर्जी लोगों के चक्कर में पड़ गए। जी, बिल्कुल सर। आज जिस तरह से आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तेजस्वी यादव ने जारी किया है, तो उसको लेकर जिस तरह की चीजें रखी गई हैं उस घोषणा पत्र में, उसका कितना फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर देश की जनता विश्वसनीयता चेक करना चाहती है राहुल गांधी की और आरजेडी की, भाई आप 20 साल का शासन, आपको पता है पिछले 20 साल का शासन बिहार के अंदर रहा, 17 महीने जो सरकार रही वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की थी, उसके पहले थोड़े समय को छोड़कर बाकी समय तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार थी। 18 साल जितनी नौकरियां नहीं मिली उससे ज्यादा नौकरियां 17 महीने मिली। तो अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि हम सारी सरकारी नौकरियों से बच्चों को, और मैं भी अगर चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा मैं भर दूंगा सारी नौकरियां, ये सरकारी नौकरी क्यों नहीं भर रहे हैं? ये इसलिए नहीं भर रहे हैं कि बच्चे निराश होके, हतोत्साहित होके अडानी के यहाँ 10,000 की नौकरी पकड़ ले। भाई जब मेरे देश के बच्चे मेहनत कर रहे हैं और हम उन्हें पढ़ाने में अपना खून पसीना लगा रहे हैं, हम टीचर्स, और बच्चे मेधावी हैं, तो वो 70-80 हजार की नौकरी क्यों ना पाए? आईआईटी चेन्नई के बच्चों को 40% लोगों को नौकरी नहीं मिली है, प्लेसमेंट नहीं मिला है। आईआईटी मुंबई के 40% बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। ये देश की इतनी बर्बादी ठोक दी है इन्होंने। आप किसी छोटे दुकानदार से बात कर लीजिए, छोटे उद्योग वाले से बात कर लीजिए, ठेले वाले से बात कर लीजिए, रिक्शे वाले से बात कर लीजिए। जो रिक्शे वाला तो 15-20 हजार रुपए कमाता था, 10 हजार रुपए कमाने में उसका पसीना निकल जाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना इन्होंने पैदा कर दिया है। जिसकी बेचारे की नौकरी छूटती है वो गिग वर्कर बन जाता है, या रिक्शा चलाता है, या सब्जी बेचने लगता है। कंपटीशन बढ़ गया है, सप्लायर्स बढ़ गए हैं, बायर्स है नहीं। फ्री जो फियर्स कंपटीशन है उससे दाम जो है गिर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी लोगों की गिर रही है। तो ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों और उनकी सरकार है, तानाशाहों की सरकार है, लोकतंत्र की हत्या करने वालों की सरकार है।
तो जनता अगर घोषणा पत्र के माध्यम से, न्याय पत्र के माध्यम से ये चिंता करे कि राहुल गांधी ने जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कहा था किया या नहीं किया, और मोदी जी ने जो कहा था वो किया या नहीं किया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, 15 लाख नहीं दिया, किसानों की आमदनी डबल नहीं की, बल्कि इनपुट कॉस्ट डबल कर दी और आउटपुट कॉस्ट 5% बढ़ाई। तो समाज का, लेकिन एक आतंक का माहौल बनाया हुआ था और मुसलमानों के खिलाफ एक उन्हें काल्पनिक शत्रु बना के हिंदुओं की सारी एनर्जी को उधर लगा दिया गया था। अब लोगों का भ्रम टूट रहा है। हिंदू में भी सारे समाज ये समझ गए, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे दलित समाज हो, कि इन्होंने हमको बहकाया था, केवल हमको मूर्ख बना रहे हैं। अब्दुल की चूड़ी टाइट नहीं कर रहे, हम हिंदुओं की भी चूड़ी टाइट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। बीजेपी की राजनीति को अब जनता भी समझ चुकी है और जाहिर तौर पर जो 2024 में सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, किस तरह से बीजेपी का राज्य दर राज्य लगातार विरोध हो रहा है और गुजरात में सबसे ज्यादा इसकी आग फैली है। और अहम सवाल यही है कि अगर बीजेपी क्षत्रिय समुदाय को मनाने में कामयाब रही तो क्या लोकसभा चुनाव में उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर कामयाब नहीं रही तो। और अगर वो पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट वापस लेने का फैसला करती है तो पटेल समाज और पाटीदार समुदाय की नाराजगी को भी झेलना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ये एक ओर कुआं और दूसरी ओर खाई वाली स्थिति है। अब देखना ये होगा कि पार्टी इस मुश्किल से निकलने के लिए क्या कुछ करती है। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।